तो बेटा अपन करेंगे अपन सॉल्यूशन चैप्टर में ना, तो वो तेजी से पढ़ेंगे जितना तेज पढ़ सकते हैं ना। तो पिन टू पिन पढ़ेंगे, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर मारेंगे, छोटी छोटी चीजों को क्या मारेंगे, इग्नोर। अपन एक तरह से रिवीजन क्लास है ना, तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे कि रिवीजन क्लास में मतलब पिन टू पिन चलना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर का हो तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सोल्यूट और ए सॉल्वेंट का। कि होमोजेनियस मिक्सचर किसका बेटा, सोल्यूट और ए सॉल्वेंट का, उसे क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में से सोल्यूट कौन होता है, जो बेटा कम अमाउंट में होता है। या तो देखो आपको लिखा है कि ये इसमें घुला है, तो जो घुला है वो सोल्यूट है और जिसने घुला है वो सॉल्वेंट है। या फिर क्या लिखा है कि जो कम अमाउंट में, कम अमाउंट का मतलब कम मोल से, वेट से नहीं है। किससे नहीं है, वेट से। जिसके मोल कम है वो क्या है बेटा, आपका सोल्यूट। और जिसके मोल ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट। ध्यान रहे, जिसके मोल कम है वो क्या है, सोल्यूट। जिसके मोल ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट। अगर मोल भी बराबर आ जाए तो फिर हमें देखना है कि सॉल्यूशन की फेज कैसी है, सॉल्यूशन किस जैसा दिखता है। जिसके जैसा दिखता है वो सॉल्वेंट, वो क्या है, सॉल्वेंट। ये बात समझ में बेटा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से। आपके पास सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन का जो टाइप है वो इस तरह से डिफाइन है कि सॉल्वेंट के बेस पे डिफाइन है। किस पे बेस पे डिफाइन है बेटा, सॉल्वेंट के बेस पे। अगर सॉल्वेंट की गैसियस है तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट पे बेस पे, किस पे बेस है, हमें सॉल्वेंट देखना होगा। क्या देखना होगा, अब मैंने कहा गैस गैस में घुली, अब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो गैस गैस में घुली तो उसे क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट वन है बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी, अगर मैं लिक्विड सॉल्यूट लूं और सॉल्वेंट क्या लूं, गैस, तब भी सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, गैसियस। सॉल्वेंट को देख के सॉल्यूशन डिफाइन होता है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, तो क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, क्या है, एक सेकेंड, टाइम पे मरा करो चलो। अब जो बड़ा ध्यान से, तो अगर अपन बात करें क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के साथ मिक्स करूं, क्लियर है, तो हमें पता है क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है। कैसा होता है, एक लिक्विड को गैस में डाला, एक लिक्विड को गैस में। तो आपका सॉल्वेंट कौन है, गैस। सॉल्वेंट कौन है, गैस। नेक्स्ट वन है कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। कैंपर क्या है, सॉलिड। कैंपर क्या है, किस में डाला है, नाइट्रोजन गैस में, तो वो सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को देख के नाम डिफाइन होगा गैसियस सॉल्यूशन। क्या डिफाइन होगा, जैसे अगला मैं पढ़ू, मैं एग्जांपल पढ़ू नहीं, मैं तो एग्जाम में लिखाएगा ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो गैस को किसमें घोला है, पानी में। गैस को पानी में घोला है तो उसे क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बात सबको क्लियर हुई बेटा। नेक्स्ट वन है एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। एथेनॉल डिजोल्व इन, तो एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर की बात आएगी तो एथेनॉल क्या है बेटा, एक लिक्विड है। क्या है बेटा, एक, और लिक्विड को किसमें घोला है, लिक्विड में। लिक्विड को किसमें घोला है, लिक्विड में। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन है ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज डिजोल्व इन, तो ग्लूकोज कैसा है, सॉलिड। और सॉलिड को किसमें घोला है, लिक्विड में। तो आपको पता हम सॉल्वेंट को देख के नाम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को देख के क्या बोलेंगे। नेक्स्ट वन है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन क्या है, गैस, किसमें घोला है, पैलेडियम क्या है, सॉलिड। तो सॉल्यूशन का नाम क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है अमलगम ऑफ मर्करी विथ सोडियम। अमलगम ऑफ मर्करी विथ, तो अमलगम कौन है, अमलगम में मर्करी कैसी होते हैं, लिक्विड। लिक्विड को किसमें डाला है, सॉलिड में। लिक्विड को किसमें डाला है, तो कैसा सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे बेटा, मर्करी अमलगम जितने भी होते हैं, जैसे हम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ते हैं ZnHg, तो उसमें सॉल्वेंट कौन है, Zn। Hg सॉल्वेंट है, Hg मर्करी सोल्यूट होता है। मर्करी क्या होता है, सोल्यूट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अपने को क्या लगता है, अब वहां लिखा है मर्करी सोडियम, तो हमें लगेगा मर्करी लिक्विड है, लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट हुआ, नहीं। मर्करी क्या है, सोल्यूट। मर्करी क्या है, ये बात समझ में बेटा। नेक्स्ट में कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, सॉलिड, सॉलिड में। तो सॉल्वेंट क्या था, सॉलिड। तो सॉल्वेंट को देख के अपन क्या नाम रखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। ये बात समझ में है बेटा। नेक्स्ट वन है सोल्यूबिलिटी। क्या है बेटा, देखो सोल्यूबिलिटी के बारे में हम डिटेल से तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं अपन, तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक्स जितना ही पढ़ेंगे, बाकी सारा कहां पर है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहां पर है, मोस्ट ऑफ चीजें वही है। क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पे डिपेंड करता है। सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है,
सोल्युबिलिटी आप सब जानते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट नॉन एज ए सोल्युबिलिटी। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट में लाइक डिजोल है, लाइक सेम सेम में घुलता है, सेम है। जैसे आपको सामने लिखा हुआ है NaCl, तो कहता है NaCl पानी में घुलता है लेकिन बेंजीन में नहीं घुलता। क्यों? क्योंकि NaCl एक पोलर है, पोलर पोलर में घुलेगा। लेकिन शुगर जो है वो पानी में घुलती है लेकिन वो भी बेंजीन में नहीं घुलती, क्योंकि शुगर आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा होता है? पोलर। कैसा होता है? पोलर। नेक्स्ट नेप्थलीन पानी में नहीं घुलती लेकिन बेंजीन में घुलती है, क्योंकि नेप्थलीन एक नॉन पोलर। नेप्थलीन क्या है कि नेक्स्ट वन एंथ्रासिन, एंथ्रासिन भी एक नॉन पोलर है, पानी में नहीं घुलते, किसमें घुलती है? बेंजीन में। अरे बोलो नेक्स्ट वन। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ है कि भाई टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम में, और वहीं पढ़ेंगे वहीं देखेंगे। ठीक है, अभी अपन पढ़ नहीं रहे, अपन सीधा सीधा जाएंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कहां जाएंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टेप पढ़ेंगे। देखो, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मैं किसी सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर लगाऊं तो कोई खास नहीं घुलते, कोई खास है मतलब उनकी सोल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता, जितना घुलना है उतना ही घुलेंगे, जितना घुलना है उतना ही। तो पहला क्वेश्चन यही होता है बेटा कि प्रेशर का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता, कि सर प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड की सोल्युबिलिटी पे नहीं पड़ता। सॉलिड और लिक्विड की सोल्युबिलिटी पे, अगर सॉलिड और लिक्विड की जो भी सोल्युबिलिटी है, सॉलिड और लिक्विड की जो भी सोल्युबिलिटी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। किस पे बेटा? प्रेशर पे। किस पे नहीं है? प्रेशर पे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई बेटा? एक सेकंड, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो पक्का कि सॉलिड की सोल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका फर्क नहीं पड़ता बेटा? प्रेशर पे। किस पे नहीं फर्क पड़ता? प्रेशर पे। नेक्स्ट वन है हेनरी लॉ। क्या है बेटा? हेनरी लॉ। इससे पढ़ना, ध्यान समझो। हेनरी लॉ क्या है बेटा? ये हमें बताएगा कि प्रेशर बढ़ाने से कितनी सोल्युबिलिटी बढ़ सकती है, कितनी सोल्युबिलिटी, और किसकी? गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। तो पहली बात तो हेनरी लॉ किसके लिए है कि कोई गैस लिक्विड में कितना घुल सकती है, कोई गैस लिक्विड में, उसके बारे में सिग्निफिकेंस हमने पहले बात कर ली। सॉलिड और लिक्विड में कोई खास फर्क पड़ता। अब सोल्युबिलिटी से ज्यादा, इससे मैंने कहा कि पहले कह चुका हूं, सोल्युबिलिटी से मोस्ट प्रोपोर्शन कहां पर है? आयनिक इक्विलिब्रियम में। कहां है? यहां तो अपन बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ के चक्कर में। किसके चक्कर में पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ क्या है इसे समझो। हेनरी क्या है बेटा? आप खुद सोचो कि अगर मैं तुम्हें एक क्या दूं बेटा? एक कंटेनर दूं। क्या दूं बेटा? एक कंटेनर। उस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। पानी के ऊपर भरी हुई है गैस। क्या भरी हुई है? गैस। यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है पी, जिसका कोई प्रेशर है। यहाँ पे गैस के पार्टिकल है। अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर से दबाऊंगा, इसको नीचे दबाऊंगा, तो क्या गैस के पार्टिकल पानी के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जितना पहले तो उससे ज्यादा घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे? घुलेंगे। तो मैं जितना ज्यादा पिस्टन का प्रेशर, ऊपर से पिस्टन को प्रेशर लगाऊंगा, तो क्या गैस का प्रेशर बढ़ेगा? जितना गैस का ज्यादा प्रेशर होगा, गैस उतनी पानी के अंदर जाएगी। जितनी अंदर जाएगी उतनी ज्यादा घुलेगी, और जितने अंदर ज्यादा घुलेगी उतनी गैस की क्या होगी? सोल्युबिलिटी ज्यादा। सोल्युबिलिटी। क्या बात समझ में आई बेटा? तो हमने यही कहा बेटा, इट्स प्रोवाइड क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी। तो हेनरी लॉ क्या बताता है? मैंने ये तो बता दिया कि प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हेनरी ने बताया कितनी बढ़ती है, कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कितना सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, कितनी सोल्युबिलिटी, या कितनी सोल्युबिलिटी आ जाएगी। क्या बात समझ में? हेनरी क्या बताता है? कितनी सोल्युबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट वन है द पार्टिकल, sorry, the partial pressure of gas, the partial pressure of a gas in vapor phase, in vapor is proportional to the mole fraction of gas in the solution। तो इसका देखो, लाइन को समझो क्या कहता है कि जो सॉल्वेंट है उसमें जो गैस घुली उसका मोल फ्रैक्शन x है। मोल फ्रैक्शन कितना है? x। और ऊपर गैस का प्रेशर p है। कितना है बेटा? तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा क्या उतना ज्यादा x होगा, या फिर मैं बोल दूं जितना ज्यादा x है उतना ज्यादा प्रेशर है। तो इसने डिफाइन ऐसे किया है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू x गैस। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू x क्या है बेटा? गैस की सोल्युबिलिटी ने, लिक्विड गैस की सोल्युबिलिटी ने। तो ये प्रोपोर्शनल है बेटा किसके? मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनल किसके? तो इक्वल किसके हो जाएगा बेटा? हेनरी कांस्टेंट। मतलब p प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? x के। किसके है बेटा? तो आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हटाएगा तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो P इक्वल टू क्या आ गया? KH। ऐसे अब इसको चाहे ऐसे जैसे इन्होंने डिफाइन थोड़ा उल्टा किया, डिफाइन थोड़ा सा हमने हेनरी लॉ पढ़ा कैसे? एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट लिखे हुए, पहले दोनों वो स्टेटमेंट ऐसे कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, उतनी ज्यादा
लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा वो क्या लिखा कि गैस की मोल फ्रैक्शन जितनी ज्यादा सॉल्यूशन में उतना गैस का प्रेशर ज्यादा है, उतना गैस का प्रेशर है। क्या बात में बात तो एक ही है। अरे बोलो, तो P इक्वल टू क्या है के एच एक्स, एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, अगर x मोल फ्रैक्शन है तो P और KH की यूनिट क्या होगी बेटा, सेम क्या होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्या बात समझ में बेटा सबको, हाँ कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी है सबको आनी चाहिए बेटा ना। नेक्स्ट वन है KH डिपेंड्स ओवर, KH नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। KH किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पे। अब ये क्वेश्चन आएंगे बेटा, सीधे ऑब्जेक्टिव बन के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या आएगा बेटा कि KH डिपेंड्स ओवर नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सही बात है, कहते हैं इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगला इट्स इंक्रीज, इट्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने पे और टेम्परेचर बढ़ने पे। तो देखो ध्यान से, गैस दोज हैव हाई हेनरी कांस्टेंट हैव लो सॉल्युबिलिटी, ये स्टेटमेंट लिखा आएगा, क्या ये बात सही है, जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा हो उसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। बताओ क्यों, क्योंकि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो आपको पता है P इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P अपॉन KH इक्वल टू क्या हो गया x, तो जितना ज्यादा KH बढ़ेगा, जितना ज्यादा क्या बढ़ेगा KH, उतना ज्यादा x की वैल्यू क्या आएगी छोटी। तो अगर मैं सेम ही प्रेशर पे अलग अलग गैस लूं जिनकी KH की वैल्यू अलग अलग होगी तो P की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग क्या आएगी बेटा। क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट वन है हीलियम हैव वेरी लो सोल्युबिलिटी, हीलियम की सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि उसका हाई हेनरी कांस्टेंट होता है, हाई क्या होता है हेनरी कांस्टेंट। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। अगला लाइन सुनो बेटा, वाई एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर, कि कोल्ड वाटर में एक्वेटिक लाइफ क्यों ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर क्या होगा लो, जितना टेम्परेचर क्या होगा लो, उतना ही क्या होगा बेटा आपके पास में, अरे बोलो जितना टेम्परेचर लो होगा उतना ही क्या होगा, बोलो जितना टेम्परेचर लो होगा हेनरी कांस्टेंट उतना ही छोटा होगा, और जितना हेनरी कांस्टेंट छोटा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा। इसलिए टेम्परेचर कम होने पे एक्वेटिक लाइफ क्या करती है, अच्छे से सर्वाइव करती है। जैसे तुम पढ़ते हो कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ ज्यादा पिघल रही है, फिर भी मछलियां मर रही है, क्यों, क्योंकि पानी तो बढ़ रहा है लेकिन पानी में ऑक्सीजन नहीं घुल पा रही, कौन नहीं घुल पा रही, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जितनी पानी में घुलनी चाहिए उससे कम घुलेगी, कम घुलेगी तो मछलियों को सांस लेने में क्या आएगी दिक्कत और मर जाएंगी। अरे बोलो क्लियर है, अरे बोलो। अब इसको एनसीईआरटी में इससे मिलती जुलती दो चार लाइन और है वो आप पढ़ लेना, ताकि एक बार हेनरी कांस्टेंट को एनसीईआरटी में हेनरी कांस्टेंट की डेफिनेशन एक दो तरीके से और लिखी हुई है, तो आपको हर तरह से डेफिनेशन आनी चाहिए। आ रही बात में, चलो जी नेक्स्ट बना बेटा। अब एग्जामिनर तो एग्जामिनर ठहरा, वो कई बार क्या करता है निजता पे आ जाता है, किस पे आ जाता है बेटा निजता पे, कि सर कैसे, हेनरी कांस्टेंट को कई तरीके से डिफाइन करता है, जैसे हमने जो पढ़ा है P इक्वल टू KH एक्स गैस, एक्स क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन, क्या है बेटा, तो एक्स अगर मोल फ्रैक्शन है तो गारंटी है KH क्या होगा यूनिटलेस, क्या होगा, तो जो KH की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, लेकिन बेटा वो x की जगह यहाँ पे कोई भी मोल फ्रैक्शन ले सकता है, मोल फ्रैक्शन सोचो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म ले सकता है, यहाँ वो मोलरिटी ले सकता है, मोलरिटी ले सकता है, कि सर मैं पहचानूंगा कैसे, मैं पहचानने की टेंशन क्यों है, अगर मैं KH की यूनिट लूं तो वो क्या होगा प्रेशर अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अगर आपको लिखा है कि ATM मोल पर लीटर, ATM मोल है तो समझ गए क्या मतलब हुआ, कि मोल पर लीटर किसका आ सकता है जब यहाँ मोलरिटी ली गई हो। अगर KH की यूनिट मोल पर केजी में दे रखा है, प्रेशर अपॉन मोल पर केजी, तो इसका मतलब यह मोलिलिटी ली गई, क्या ली गई है, तो आराम से समझ सकते हो क्या लिए, तो KH की यूनिट देखना, अगर यूनिट लेस लिए तो मोल फ्रैक्शन ही है, तो क्या है बेटा, अगर यूनिट लेस के अलावा कुछ भी यूनिट आ रही है KH की तो समझ जाओ यहाँ कंसंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि KH इक्वल टू प्रेशर तो होना ही होना है, उसके बाद कुछ भी आ रहा है तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन के अलावा वो वाली चीज है। क्या बात समझ में आई बेटा सबको। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसकी न्यूमेरिकल को देखो, कहता है इफ N2 गैस इफ इज बबल्ड वाटर रेट टू 93 केल्विन, वाटर रेट टू 90, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter of water, assume that nitrogen exceed a partial pressure of 0.987 bar, KH of N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। क्या है बेटा, तो आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल घुले, नाइट्रोजन के कितने, क्या बात में मिलीमोल पूछा है, क्या पूछा है। अब बच्चों कई बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है मिलीमोल पहचानने में, किसमें पहचानने में, मिलीमोल पहचानने में। आ रही बात में, उसने पूछा मिलीमोल, तो आंसर मोल में दे के आओगे इंटीजर क्वेश्चन में, मिली में देना, मिली का मतलब -10 की पावर -3 में, 10 की पावर माइनस है
तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, हमें नाइट्रोजन कांस्टेंट का क्या दिया हुआ है, हेनरी कांस्टेंट क्या दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछा है बेटा ध्यान से, अब हमें क्या है, किसमें घोला हुआ है, 1 लीटर पानी में, किसमें घोला हुआ है, पानी का जब तक ना कहा जाए तब तक हमेशा डेंसिटी कितना लोगे, 1 ग्राम/ml, 1 ग्राम है। अगर पानी 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml और 1000 ml है, तो वेट कितना होगा पानी का, 1000 ग्राम, तभी तो डेंसिटी 1 ग्राम/ml होगी। और पानी का अगर वेट 1000 ग्राम है तो पानी में घोला हुआ है, तो पानी के मोल कितने आ जाएंगे, 55.55 मोल आ जाएंगे। अरे बोलो क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अरे बोलो, अब हमें पूछा है नाइट्रोजन का प्रेशर, किसका प्रेशर पूछा है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू XN2। तो XN2 क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट। सेकंड गलती, ये बार में, ये किलो बार में, तुम किलो बार में यूज कर लोगे, यूनिट कन्वर्ट ही नहीं करोगे। अरे बोलो, ये गलती नहीं करनी है, सीधा किलो में तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 1000, किस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ बार, ऊपर तो सिर्फ क्या है, जैसे सोल्व करोगे हमें क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन। क्या उसने हमें नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन पूछी है कि ना सर, बिल्कुल भी नहीं पूछी। और छोड़ो, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन नहीं पूछी तो तुम्हें पता है नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में नाइट्रोजन भी और पानी भी है, पानी तो मुझे पहले से पता है 55.55 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू है 1.29 इंटू 10⁻⁻5, तो क्या ये वैल्यू बहुत छोटी है, और ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। और हेनरी लॉ वर्क डाइल्यूट सॉल्यूशन पे करता है, किस पे करता है, कंसंट्रेटेड वर्क ही। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन पे वर्क करता है, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के मोल को यहाँ इग्नोर किया जा सकता है, वरना कैलकुलेशन लंबी होगी। और अगर इग्नोर किया जा सकता है तो NN2/NaH2 किसके बराबर होगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। जब मैं सोल्व करूंगा तो नाइट्रोजन के मोल आएंगे 55.5, 1. देखो ये था। अब जो 10⁻⁻5 को हमने पहले मिली में बदल दिया, किसमें बदल दिया, क्योंकि हमने 10⁻⁻5 को क्या लिख दिया, -2 इंटू -3, और -3 को बाद में क्या लिख दिया, मिलीमोल, और बाकी को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी को क्या कर दिया। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है ना, 72.15 मिलीमोल। तो आंसर ये होगा आपका। तो 10⁻³ को तो मिली कन्वर्ट करवा दिया ना उसने। क्या बात सबको समझ में आई बेटा, अरे बोलो, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ये 2 क्वेश्चन इनके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। कहता है कि हेनरी कांस्टेंट है 10⁵ एटीएम, मोल ऑफ वाटर दे रखा है 10 मोल, जिसमें घोलना हो कितना है, 10 मोल। फिर क्या है, नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन एयर में 0.8 है, किसमें, एयर में 0.8 है। फिर कहता है फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट है ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड, नाइट्रोजन इन इफ एयर डिसॉल्व्ड एट 10 एटीएम प्रेशर इन वाटर। एयर को पानी में घोला गया 10 एटीएम पे, तो एयर और नाइट्रोजन दो अलग चीज है। हवा, उस हवा में कुछ पोर्शन नाइट्रोजन का है। तो क्वेश्चन बच्चा क्या कहता है कि सर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया है और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछा, ये क्या मतलब हुआ। अरे उसने नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दिया है हवा में, किसमें दिया है बेटा, हवा में कितना है, 0.8, कितना है, और पूछा कहां है, लिक्विड में। कहां पूछा है, और टोटल एयर कितने प्रेशर पे लगा रही है, प्रेशर 10 एटीएम पे, कितने में लगा रही है। तो क्या ये टोटल एयर का प्रेशर है कि नाइट्रोजन का प्रेशर है, टोटल एयर का प्रेशर है। किसका प्रेशर है, तो पहले हमें इंडिविजुअल एयर का प्रेशर चाहिए, किसका चाहिए, इंडिविजुअल एयर का। मतलब अब मोल फ्रैक्शन क्या, ध्यान समझो, हमें टोटल जो प्रेशर होता है उसमें अगर किसी एक का प्रेशर निकालना हो, किसी एक का टोटल में से, तो हमें क्या करना हो, जैसे टोटल है 10, टोटल कितना एटीएम प्रेशर है, 10 एटीएम, क्लियर है। तो जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझो कि अपन ने क्लास में क्या किया बेटा, कंट्रीब्यूशन किया, चंदा इकट्ठा किया, उस चंदे में विश्वजीत, आयुर्वान और कौन है, यस, इन तीनों को लिया अपन ने। इसने जो टोटल पैसे दिए उसका 7/10 था, ये 2/10 था, ये 1/10 था। टोटल पैसूंगा, टोटल पैसूंगा, ये क्या था बेटा, फ्रैक्शन, जो पैसे उन्होंने दिए। वो टोटल पैसे इकट्ठे हुए 1000 रुपए, कितने हुए, तो बताओ विश्वजीत ने कितने रुपए दिए थे, कैसे कह सकते हो 700 दिए, अरे बोलो भाई। आपने क्या किया, 7/10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया कितना आया बेटा, 700, कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करते ही, इसको मल्टीप्लाई करते ही 100। क्या बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो। तो इसका मतलब आपने कैसे निकाल सकते हो कि अगर हमें टोटल पता है और उसका फ्रैक्शन पता है, तो क्या हमें इंडिविजुअल का पैसे आगे,
तो सेम कहानी यहां पर मैं कहता हूं टोटल प्रेशर 10 एटीएम टोटल प्रेशर है, और सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर बताओ, किसका प्रेशर बताओ, नाइट्रोजन का। तो आप क्या कहोगे कि टोटल इनटू नाइट्रोजन की फ्रैक्शन, नाइट्रोजन की फ्रैक्शन कितनी है 0.8, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना आ जाएगा 8 एटीएम, कितना आ जाएगा। क्या बात समझ में आई जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें कह रखा है टोटल प्रेशर, वही बात है टोटल रुपए 10 है और एक का फ्रैक्शन 0.8 है, एक का फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल इनटू 0.8 कितना हो गया 8, कितना हो गया, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना आ गया 8 एटीएम, कितना आ गया। इसका मतलब नाइट्रोजन जो यहाँ टोटल प्रेशर 10 है लेकिन नाइट्रोजन का कितना होगा 8 एटीएम, कितना होगा, तो नाइट्रोजन ऊपर से 8 एटीएम का प्रेशर लगा रही है और नाइट्रोजन की क्या पूछी है मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखोगे Pn2 इक्वल टू KHA/xN2। नाइट्रोजन का प्रेशर लेना है टोटल नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकालने तो नाइट्रोजन का प्रेशर होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है 8, हेनरी कांस्टेंट कितना है 10 की पावर है 5, और N2 का प्रेशर क्या होगा NN2 डिवाइड बाई NN2 प्लस NH2। अरे बोलो, अब हमें पानी में H2O के मोल दिए हुए कितने हैं 10, N2 के मोल को क्या किया इग्नोर, और सोल्व करके क्या निकालनी है नाइट्रोजन के मोल। क्या बात सबको समझ में आई बेटा। तो हमें नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पार्शियल प्रेशर भी किसका होना चाहिए नाइट्रोजन का। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, चलो जी यहां तक सबको समझ में आया बेटा। अब बेटा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ है। अब हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है बेटा, ध्यान समझो बेटा, इसमें कि हमसे क्वेश्चन ये भी ट्रू फॉल्स में आएगा, किसमें आएगा, तो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके, पहले ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन में हेनरी के बारे में अच्छाइयां, फिर एक न्यूमेरिकल आएगा, तीसरा क्वेश्चन जो आता है इसकी लिमिटेशन क्या आती है बेटा। पहली लिमिटेशन इट्स वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो वैलिड ही। नेक्स्ट वन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कोई केमिकल रिएक्शन है नहीं होनी चाहिए, अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो वैलिड है। जैसे क्वेश्चन आता है अमोनिया और पानी में, अगर हम अमोनिया गैस को पानी में घोले तो वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि अमोनिया पानी से क्या करती है रिएक्शन, क्या करती है रिएक्शन, अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन करती है, HCl पानी के साथ क्या करती है रिएक्शन, तो ऐसी केमिकल जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं उन पे हेनरी लॉ वैलिड है। अगला क्वेश्चन है वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl एंड अमोनिया इन वाटर, तो वही बात होगी, समझ में आ गया क्यों है, बाय यूजिंग हेनरी लॉ बिकॉज दे डिसॉल्व्ड इन वाटर। अरे बोलो, दे डिसॉल्व्ड इन वाटर की जगह केमिकल रिएक्शन विद वाटर, द केमिकल रिएक्शन विद, क्लियर है, वो पानी के साथ क्या करते हैं एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं एसिड बेस है। तो हेनरी लॉ सिर्फ उनका बताता जो रिएक्शन नहीं करता, जो रिएक्शन है फिर भी घुल जाए, फिर भी, क्या बात समझ में आई बेटा। अरे बोलो, अब एप्लीकेशन क्या है बेटा, कि हम इस हेनरी लॉ से क्या क्या यूज करते हैं, तो पहले टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आप जब भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तो कैसी आवाज आती है, आवाज आती है ठस की, तो उसका मतलब क्या हुआ, जितनी वहां पे CO2 गैस भरी गई वो हाई प्रेशर पे भरी गई, कैसे भरी गई, मतलब हम क्या करते हैं पानी सोडा वाटर लेते हैं बेटा, उस सोडा वाटर में हाई प्रेशर पे क्या करते हैं CO2 डालते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर CO2 चली जाती है और CO2 की सोल्यूबिलिटी, CO2 क्या हो जाती है उसमें घुल जाती है, और हमें CO2 का क्या आता है स्वाद, क्या आता है बेटा स्वाद। तो तुम जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो जितनी भी, वो सब के सब क्या है CO2 है, क्या है बेटा हमें स्वाद CO2 का। तुम एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, जैसे खोलोगे तो खोलते स्वाद है पीने में, तुम उसको गिलास में भर के रख दो, चाहे फ्रिज में रख दो, एक दिन बाद में पियो, तुम्हें वो स्वाद नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपल सी कहानी, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल दोगे तो ऊपर से प्रेशर, जो पहले तो हाई प्रेशर थे बोतल में, प्रेशर ऊपर से हट गया तो धीमे 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 अंदर से CO2 क्या चली जाएगी बाहर, तो एक बार CO2 बाहर चली गई तो सिर्फ मीठे पानी का स्वाद आता है, किसका स्वाद आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा पानी पी रहे, क्या पी रहे हैं। तो क्या समझ में आया बेटा, टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन ए सॉफ्ट ड्रिंक। नेक्स्ट नो व्हाई हीलियम गैस एडेड, व्हाई हीलियम गैस एडेड इन द टैंक ऑफ ए स्कूबा डाइवर्स, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके टैंक में हीलियम गैस डालते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि हमें जनरली आदत है जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन होती है 78%, कितनी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हमारी बॉडी इसी हिसाब से डिजाइंड है कि हमारी बॉडी में जब हम अंदर हमारी जो वेन्स है उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप सांस लेते हो तो 1 atm प्रेशर होता है, और 1 atm प्रेशर पे जब गैस अंदर जाती है तो अंदर क्या है बेटा अपने हार्ट है, हार्ट में जो गैस है, जैसे आपने पास मान लो ये हार्ट है, हार्ट के अंदर आपकी गैस है, क्या है बेटा गैस, इधर से ब्लड आया, क्या है बेटा, तो जो गैस है ऊपर है एयर है, उसका प्रेशर कितना है 1 atm, कितना है, तो 1 atm में जितना पोर्शन घुलना चाहिए वो थोड़ा सा ही होता है, और मोस्ट ऑफ पोर्शन ऑक्सीजन घुलती है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन घुलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी बॉडी में वो घूमती रहती है, तो जितना घुलना है और जितना कंज्यूम होना है उससे एक्स्ट्रा नहीं, उससे एक्स्ट्रा, और हमें उसकी आदत, हमें उसकी क्या है
आदत। लेकिन जब हम जैसे पानी में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे पानी में नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, प्रेशर क्या बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लो नीचे जाने में प्रेशर हो गया 4 एटीएम, कितना हो गया। अब हमारी बॉडी में जितनी गैस घुलनी चाहिए उससे ज्यादा घुलेगी, क्योंकि अब तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, और यही तो है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी ब्लड में, तो घुलने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितनी नाइट्रोजन घुलनी चाहिए उससे और ज्यादा घुल गई, घुल गई, हमें क्या दिक्कत है, घुलने में हमें कोई दिक्कत है, जितनी घुलनी चाहिए उससे क्या हो गई, ज्यादा, लेकिन हमें इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, घुल गई आराम से, नीचे आराम से घूमते रहो। फिर जैसे तुम ऊपर आओगे क्या आओगे, तो जैसे तुम अचानक से ऊपर आए, और ऊपर आते तुमने क्या किया बेटा, तुम्हारी बॉडी पे से क्या हुआ, अचानक से प्रेशर हट के 4 की जगह वापस कितना हो गया, 1 एटीएम। अरे बोलो, अब जब गैस घुली तब 4 एटीएम पे था, हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन जैसे हम बाहर आए प्रेशर 1 एटीएम हो गया, और जैसे प्रेशर 1 एटीएम हुआ तो गैस तो उसी वक्त क्या करेगी, पानी को वापस छोड़ेगी, क्योंकि आपने ऊपर का प्रेशर हटाया, पैर से प्रेशर कम हुआ तो गैस जितनी घुली उससे कम घुलेगी, वापस से कम घुलेगी, मतलब आपके शरीर में वो क्या बबल्स बन जाएंगे, वेंस में क्या बन जाएंगे, क्योंकि वो जहां पर है वहीं पे ब्लड को छोड़ेगी, और जहां पर है वहीं पे अगर ब्लड को छोड़ेगी तो जितनी घुली उससे कम घुल गई, और कम घुल गई मतलब क्या हुआ, जैसे वो ब्लड को छोड़ेगी तो एयर के क्या बन जाएंगे, बबल्स क्या बन जाएंगे। अब आपकी वेंस में बबल्स बन जाएंगे तो आपको होता है बहुत भयंकर पेन, क्या होता है, पेन। किस पेन, किस बात का, बबल्स तो बने। तुमने देखा घर पे कई बार एयर ले लेती है पानी की टंकी, तो नल में पानी नहीं आता, नल में क्या नहीं आता, मोटर एयर, पानी मोटर होते हैं पानी चढ़ाने वाले, वो अगर एयर ले गई तो फिर पानी नहीं चढ़ाती वो। तो तुम्हारे अगर बबल्स बन गए तो तुम्हारे भी ब्लड फ्लो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा, तुम्हें होगा पेन, और इतना पेन होगा कि तुम मर जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे, क्लियर है, मतलब मरने की कंडीशन में पहुंच जाओगे अगर डॉक्टर का इलाज नहीं मिला तो अब हम क्या करते हैं, इस परेशानी से निपटने के लिए क्या करते हैं कि अपन जो जनरली लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का पोर्शन ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे सिलेंडर में से नाइट्रोजन को 78 से कितना कर देते हैं, 56, क्लियर है। ऑक्सीजन का जो हीलियम का पोर्शन है 11.7% बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं, जबकि हमारे को हीलियम नहीं लेते हम जनरली, हमारे एयर में इतनी हीलियम है ही नहीं, लेकिन स्कूबा डाइवर के टैंक में 11.7% क्या कर देते हैं, हीलियम, बाकी बची नाइट्रोजन, बाकी बची ऑक्सीजन, वो 32% के राउंड होती है, कितनी होती है, अरे बोलो, तो हीलियम कितने कर देते हैं, 11.7%, और जैसे हम हीलियम 7.7% करते हैं तो अब जब हम नीचे स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं तो हमारे पास मोस्ट ऑफ पोर्शन कौन है, हीलियम कौन है, लेकिन हीलियम का टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि हीलियम का हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा, और अगर हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा है तो सबसे कम घुलेंगी, सबसे कम घुलेगी, तो नीचे जाएंगे तो हीलियम इतनी घुलेगी, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रेशर बढ़ने के साथ हीलियम घुलती जितनी नाइट्रोजन घुलनी चाहिए, इसलिए हम स्कूबा डाइवर में क्या यूज करते हैं, हीलियम क्या यूज करते हैं, तो जितनी घुलनी चाहिए उससे कम घुलेगी, उससे क्या घुलेगी। तो ये सब हमें किससे पता लगा, हेनरी लॉ से पता लगा कि इसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा, नाइट्रोजन जगह इसका पोर्शन बढ़ा दो, अब कहो सर पूरा इसका बढ़ा दो, नहीं, हमें आदत तो नाइट्रोजन की भी तो है, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज एनोक्सिया, एनोक्सिया एक बीमारी, एनोक्सिया क्या है कि बीमारी है, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है बेटा, प्रेशर क्या होता है, कम, हमारी बॉडी अभी 1 एटीएम पे प्रेशर ले रही है, कितने पे ले रही है, 1 एटीएम पे एयर जाती है, तो 1 एटीएम पे एयर जाती है तो ऑक्सीजन का भी अमाउंट 1 एटीएम प्रेशर पे के हिसाब से, तो जितनी ऑक्सीजन घुलनी चाहिए वो हमारी बॉडी के लिए एकदम सफिशिएंट है, हमें उतना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होगा तो गैस भी क्या होगी, जाएगी बेटा अंदर, कम प्रेशर पे जाएगी, कम प्रेशर पे जाएगी तो जितनी घुलनी चाहिए उससे कम घुलेगी, क्योंकि गैस तो आपके ब्लड में भी तो गैस तभी घुलेगी जब उस पे क्या लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर ही नहीं है, तो अंदर जब जाएगी तो घुलेगी भी कम, अरे बोलो, और अगर घुलेगी भी कम तो सिंपल से कहानी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कम। अब हमारी बॉडी चलती पूरी ऑक्सीजन से, हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन एक फ्यूल है, क्या है बेटा, ये फ्यूल, हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो बॉडी के पास जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो बॉडी सबसे पहले शट डाउन करेगी उस पार्ट को जिसको सबसे कम जरूरत है, जिसकी सबसे पहले, बस पूरे बॉडी के लिए तो ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं रही, तो बॉडी क्या करे, जैसे अपने पास इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होती है, कई बार बिजली कम पड़ जाती है तो सरकार क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन, कभी इस इलाके की शट डाउन कर देती है, कभी दूसरे इलाके की शट डाउन करती है। तो अब सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन, हमारे पास ऑक्सीजन कम गई तो बॉडी किसी न किसी पार्ट को क्या कर देती है, बंद, क्योंकि सबके लिए तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो सबसे पहले जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद करती है वो करती है हमारा जो दिमाग, जो सबसे आगे वाला पर्सन है, जो आगे सोचता है नई चीजों को, क्योंकि हमें नई चीजें सोचना, जिंदा रहना है कि नई चीजें सोचनी, जिंदा रखने के लिए तो हमारा पीछे वाला ब्रेन काफी है, हमारी बॉडी को चलाने के लिए आगे वाला पोर्शन, हमारा जो दिमाग का ये वाला पोर्शन है, हमें दिमाग में नई नई चीजें सोचनी सिखाता, नई नई चीजें, जैसे आपके पास खतरा आया तो इधर जाऊं कि इधर जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, तो हम सोचते नई चीजों के प्रति, वो ये पोर्शन है। लेकिन
ये ना चले तब भी जिंदा तो रह सकते हैं, पागल आदमी जिंदा रहता है। अरे बोलो। तो कहा कि दिमाग इसे बंद कर देता है, इसे क्या रहता है, और जैसे इसे बंद करता है तो अब जो इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? तो जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो ग्लेशियर पे जाते हैं, हिमालय पे चढ़ते हैं, वो खाई में गिर के मरते हैं ज्यादातर। किस में गिर के मरते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो उन्हें उसी वक्त क्या हो जाता है, एनोक्सिया। क्या हो जाता है? अब जैसे एनोक्सिया हो गया तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या है, आगे खाई दिख रही है तो पीछे वाला दिमाग को तो पता ही नहीं है कि गिरना है कि सोचना कि खाई है क्या। आगे वाला दिमाग कहता है मुझे क्या पता, मुझे तो बंद कर रखा है। गिरना है गिर जाओ, नहीं गिरना है मत गिरो। ये खतरे का आभास बंद हो जाता है। खतरे का आभास क्या हो जाता है, और हमारा दिमाग सोचना बंद करता है और खाई में गिर जाते हैं। किस में गिर जाते हैं? क्लियर है? और एनोक्सिया तुम्हें जनरली होता ही रहता है एग्जाम में। तुम्हें नई चीज एकदम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, उस वक्त तुम्हें क्या हो जाता है, एनोक्सिया। तो लंबी लंबी सांस लिया करो। क्या लिया करो? तो आगे वाला पोर्शन चलना शुरू हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि तुम्हारी भी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है? नेक्स्ट सुना वेपर प्रेशर। क्या है बेटा? वेपर प्रेशर क्या है बेटा, ध्यान समझो बेटा। वेपर प्रेशर बहुत सिंपल सी कहानी है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि जिससे आपको वेपर प्रेशर क्लियरिटी के साथ आ जाए। वो क्या है बेटा? देखो ध्यान से, ये अपने पास एक कंटेनर है। क्या है बेटा? एक कंटेनर। क्लियर है? इस कंटेनर में अगर अपन बात करें कि अपन एक लिक्विड लिया, क्या लिया बेटा? एक लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या करेगा बेटा, यहां से ये लिक्विड है, हमने ऊपर से बंद कर दिया, तो लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा। क्या होगा बेटा? जब वेपराइज होगा इसे तो क्या बोलेंगे हम, वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? तो लिक्विड का कुछ पोर्शन क्या होगा, वेपराइज। क्या होगा? तो इसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेकिन जो पहले से लिक्विड वेपराइज हो गया वो क्या होने लग जाएगा, थोड़ी देर में कंडेंस क्या होने लग जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? और दोनों प्रोसेस चलती है। आपने कभी देखा है कि गिलास के ऊपर आप ढक्कन रख के रख देते हो और थोड़ी देर बाद ढक्कन को उठाओ तो उसके नीचे लिक्विड बना होता है। क्या बना होता है? लिक्विड। तो पानी उड़ता है तो वेपराइज होता है, बंद कर रखा है तो कुछ देर बाद में क्या होगा, कंडेंस भी होगा। एक टाइम आएगा, क्या आएगा, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, बराबर। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, बराबर। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगी। और जिस टाइम रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? तो इक्विलिब्रियम में क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, बराबर। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, बराबर। उसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। किस तरह इक्विलिब्रियम ओपन में नहीं आता, मैं ओपन में नहीं आएगा। अगर आप गिलास को ढक्कन हटा के रख दोगे, हटा दोगे तो 1 या 2 दिन में लगभग सारा पानी उड़ जाएगा, 3 दिन में उड़ जाएगा, लेकिन पानी सारा उड़ जाएगा क्योंकि हवा में इक्विलिब्रियम आना मुश्किल है, हवा में इक्विलिब्रियम आना। लेकिन आप बंद कर दो तो अगर जैसे पानी की बोतल अगर उसके हम ढक्कन लगा दें तो जितना पानी पड़ा हमेशा पड़ा रहेगा, उड़ेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या जाता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाती है, बराबर। एक बूंद वेपराइज हो गया, एक बूंद कंडेंस, एक बूंद वेपराइज, एक बूंद दे, और यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या जाता है, वो इक्विलिब्रियम किसके बीच में आता है, H2O लिक्विड, H2O और H2O गैस में। क्लियर है? और इस टाइम जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तो लिक्विड है, क्या है बेटा, प्योर लिक्विड। और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम कितनी मानते हैं, 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्रेशर ऑफ H2, और इसे को हम Kp बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Kp। तो K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है बेटा, प्रेशर ऑफ H2O, और इसे क्या बोलते हैं, Kp। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, किसी गिवन टेम्परेचर पे, किसी गिवन है तो किसी गिवन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, तो वेपर प्रेशर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कि सर कांस्टेंट। क्या है बेटा, क्या बात सुन में? अब वेपर प्रेशर की सर प्रेशर कहां से आया, मैं प्रेशर क्या है भाई, यहाँ पे गैस है, क्या है बेटा, पानी, और पानी की वेपर है तो वेपर क्या जनरेट करेंगी, वेपर प्रेशर क्या जनरेट करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, PH2O, PH2O मतलब जो यहाँ गैस बनी उसका प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे। गिवन है, अगर आप कंटेनर की शेप साइज कुछ भी बदलो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, या फिर कोई अलग अलग लिक्विड लो, अलग अलग है। तो सिंपल सी कहानी है, वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ओवर शेप एंड साइज। हमें शेप और साइज से कोई फर्क पड़ता, कंटेनर की कोई शेप एंड साइज रखो। एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ आप लिक्विड में कितना अमाउंट रखो लिक्विड का, लिक्विड के शेप और साइज, मतलब जिस कंटेनर में आप ले रहे हो उस कंटेनर के शेप, साइज और लिक्विड के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन तभी है जब इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा,
और जब इक्विलिब्रियम आएगा तब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर तो कितना होगा बेटा, pH2, वो कितना होगा। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? नेक्स्ट वन देखो बेटा, वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ओवर शेप एंड साइज एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर। नेक्स्ट वन, वेपर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन है बेटा? टेम्परेचर का। तो याद करो साथ साथ में, वेपर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ ए बिकॉज ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ चेंजिंग ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए वेरिएबल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला नियर बाय नियर भी हम 2-3 जगह पढ़ते हैं सिमिलर तरीके से। हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं और यहां पर भी पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या, ध्यान से समझो बेटा। नेक्स्ट वन, तो ये इक्वेशन हमारे पास कितनी बार आती है? 3 बार। देखो कहां कहां आती है। अगर हम रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं तो याद रखो अभी से कि वहां हम पढ़ते हैं log K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन ए। तो यहां कौन है? रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा? तो रेट कांस्टेंट जो है log K2 अपॉन K1, T2 T1 क्या है? किसी रेट कांस्टेंट। K2 क्या है? किसी T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट। K1 क्या है? किसी T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा? ये समझ में आया बेटा? ये काम पढ़ते हैं काइनेटिक्स में, काम पढ़ते हैं। सेम गान फॉर्मूला आ जाता है इक्विलिब्रियम में। किसमें आ जाता है? पर इक्विलिब्रियम में K2 और K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है बेटा? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो यहाँ डेल्टा एच आता है। क्या आता है? अब डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क क्या होता है? एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है। किसमें जाता है? तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की ये एनर्जी तो कहलाती है एक्टिवेशन। क्या कहलाती है? और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी क्या कहलाती है? डेल्टा एच। क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है? तो बस सीधा याद रखो, ई की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा एच। क्या आ जाएगा? और फॉर्मूला किसका हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये K1 क्या है? किसी टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K2 क्या है? किसी T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट। क्या बात सुन में आए बेटा? अब इस फॉर्मूले को जो K2 अपॉन K1 है, K2 अपॉन ए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? log P2 अपॉन ए P1। K2 क्या है बेटा? किसी टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और K1 क्या है? किसी T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और पानी के लिए मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर ऑफ H2। प्रेशर ऑफ H2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K2 है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? P2। क्या लिख सकता हूं? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? P1। तो फॉर्मूला बन गया log P2 अपॉन ए इक्वल टू वही सब कुछ सेम। तो क्या ये फॉर्मूला तीनों फॉर्मूले सिमिलर से ही है। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, इसमें डेल्टा एच है, इसमें K2 और K1 प्रेशर है। क्या है बेटा? KP उसकी जगह मैंने प्रेशर ऑफ P2 और P1। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर के साथ सीधा रिलेशन। टेम्परेचर के साथ सीधा। क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे चले? पक्का? नेक्स्ट वन है बेटा कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओवर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको पता है लिक्विड है, लिक्विड में आपको पता है ये मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या अट्रैक्शन? क्या है बेटा? अगर इन मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है तो क्या वेपर कम बनाएंगे? वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो इसी बात से तुम समझ लो कि जो पानी है और पेट्रोल है, तो बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पेट्रोल का। क्यों? क्योंकि पेट्रोल आपने देखा डालते उड़ता है। क्योंकि पेट्रोल सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन चेन है। कैसी चेन है? हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन की 2 चेन है और कार्बन की चेन के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है। कैसा होता है? जबकि पानी के 2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मजबूत। क्या होती है? इसलिए पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल से क्या होगा? कम। और पेट्रोल जल्दी उड़ता है, तुम देखो डालते उड़ जाता है, जबकि पानी थोड़ा लेट उड़ता है। इसके ज्यादा कुकिंग ऑयल को देखो। अब बताओ कुकिंग ऑयल और पानी में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? पानी का। कुकिंग ऑयल कहां उड़ता है? तुमने देखा है गैस पे कितना कम उड़ता है, हम कितना गर्म करते हैं तब भी कितना सा उड़ता है? अरे बोलो। तो जो कुकिंग ऑयल है उसमें और भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और भी ज्यादा क्या होती है? इसलिए कुकिंग ऑयल में और भी ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। तो जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। ये बात सबको समझ में आई बेटा? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ते हैं?
राउल्स लो क्या है इसे समझो। राउल्स लो सिंपल सी कहानी क्या है कि अपने पास एक कंटेनर है, क्या है बेटा, उस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट भर दिया, क्या भर दिया, और कुछ नहीं है। अब प्योर सॉल्वेंट भर दिया तो आप तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कुछ सॉल्वेंट उड़ेगा, कुछ सॉल्वेंट है, कुछ सॉल्वेंट उड़ेगा तो थोड़ी देर में वेपराइज होगा, जो उड़ेगा वो कंडेंस भी होगा, तो वेपराइज होगा, कंडेंस होगा, एक टाइम बाद में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, बराबर। यहाँ पे कौन सी वेपर है, सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर है, और सिर्फ सॉल्वेंट की वेपर है तो सॉल्वेंट की वेपर क्या लगाएंगे बेटा, वेपर प्रेशर। अब उस वेपर प्रेशर को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि सर कैसे, हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलते हैं बैरोमीटर, क्या बोलते हैं, हम लगाएंगे प्रेशर आ जाएगा। जैसे आपने देखा पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं पे भी अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हैं तो उसके लिए वो क्या लगाता है बेटा, मीटर लगाता है, और जैसे बताता है टायर के अंदर कितनी हवा भरी है बता देता है। तो हमें यहाँ टोटल प्रेशर पता करने में तो कोई जोर आएगा ही, हम जैसे बैरोमीटर में बताएंगे हमें क्या पता लग जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर T1 पे मिलेगा। अब चाहे मैं कहीं पे चल जाऊं वेपर प्रेशर, तो जब तक टेम्परेचर बदलेगा नहीं बदलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, मैंने लिख दिया P नोट। अब अपन पूरे टेम्परेचर में जो भी होगा सॉल्वेंट को हमेशा A से लिखेंगे और सोल्यूट को हमेशा B से। तो P नोट A का मतलब जिसपे P नोट और 0 लगा दे ऊपर, वो है प्योर, क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का। क्या बात समझ में आई बेटा। फिर हमने एक दूसरा कंटेनर लिया, दूसरा क्या लिया, उस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्यूट लिया, सब कुछ वापस वही किया, तो वापस बैरोमीटर लगाया तो क्या प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आ जाएगा, जिसका हमने नाम रख दिया P नोट भी। क्या नाम रख दिया, तो हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया, हमें प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, अरे बोलो, तो प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, इसका P नोट है, इसका P नोट भी हमने निकाल लिया, और ये फिक्स है, ये क्या है। अब हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिया, अब तो सॉल्वेंट भी उड़ेगा, और तो क्या सॉल्वेंट पहले जितना उड़ रहा था उतना ही उड़ेगा या कुछ कम उड़ेगा, कम उड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा उड़ेंगे तो सरफेस से ही उड़ेंगे, तो यहाँ सारी सरफेस सॉल्वेंट की थी, यहाँ सारी सरफेस सॉल्यूट की थी, लेकिन यहाँ कुछ पोर्शन पे कौन आ गया, सॉल्यूट, कौन आ गया, तो कुछ सॉल्वेंट उड़ेगा, कुछ सॉल्यूट उड़ेगा। अरे बोलो, कुछ क्या उड़ेगा, सॉल्वेंट, कुछ क्या उड़ेगा, तो सॉल्वेंट जब उड़ा तो उसका प्रेशर का नाम रख दिया हमने PA, और सॉल्यूट जितना उड़ा उसका प्रेशर का नाम क्या रख दिया, PB, और दोनों के प्रेशर का सम क्या कहलाया बेटा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ। क्या बात समझ में आई बेटा। तो हमने क्या लिख दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ है। किसी ने पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म यूज क्यों करने लगे, क्योंकि हमें पता है मिक्सर में किसी एक कंपोनेंट के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल, बाकी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही बोल दिया कि मैंने जैसे बोलूं कि मिक्सर में एक का प्रेशर PA, मिक्सर में B का प्रेशर PB, फिर इंसानों ने एक दिन का ऐसे बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या हो जाएगा PB। सॉल्यूशन में A का प्रेशर PA, सॉल्यूशन में P का प्रेशर है PB, और टोटल प्रेशर है P सॉल्यूशन। क्या बात समझ में बेटा, अरे बोलो। तो राउल्ट ने हमें समझाया, राउल्ट ने हमें कि क्या समझाया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी, जैसे P है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सर, इन द इज proportional है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ in the mixer, in the partial vapor pressure of any component, partial vapor pressure of in the mixer, in the is proportional to mole fraction, in the proportional to the of that component, of that in the mixer, in the। तो हमने क्या लिखा, PA प्रोपोर्शनल है X से, PB प्रोपोर्शनल है XB, और X और XB क्या है बेटा, कि एक जो आपके पास A है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन XB, तो हमने कहा जो A है उसका प्रेशर PA क्या होगा X से, और PB क्या होगा XB। यार बोलो, तो PA इक्वल टू क्या आ गया बेटा, P नोट A X से, और PB इक्वल टू क्या आ गया, P नोट B XB। क्या बात सुन रहे बेटा। तो P सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, PA प्लस A PB, P सॉल्यूशन क्या आ गया, PA प्लस PB। अरे बोलो, इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। क्या बोलते हैं, कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर PA प्लस PB क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसके सारे पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, सब। तो डाल्टन्स लॉ, P सॉल्यूशन इक्वल टू PA प्लस A PB। राउल्स लॉ क्या है, कि A का प्रेशर क्या है P नोट X और B का प्रेशर क्या है P नोट B XB। क्या समझ में आया बेटा। तो टोटल प्रेशर P सॉल्यूशन कितना आएगा, PA प्लस PB। डाल्टन ने कहा था, किसने कहा था, तो P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ गया, P नोट A X A प्लस P नोट B
क्या बात समझ में आई बेटा? अब तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि दो मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होगा? 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होगा, तो मैं एक्स ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स बी। तो इस पी सॉल्यूशन के इक्वेशन में मैंने एक्स बी की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स, सॉरी एक्स ए की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स बी। अरे बोलो, तो जैसे मैं इस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रखूंगा, तो आप बताओ क्या मिलेगा आपको? पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी, यही आएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या आएगा? पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी, यही आएगा। अगर मैं इसे ओपन करूं तो क्या आएगा? पी नोट ए, अरे बोलो, एक्स बी कॉमन लूं तो प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमारे पास क्या आ गई? अगर मैं एक्स बी की जगह भी तो 1 माइनस एक्स से लिख सकता था, तब इक्वेशन ये आती। अब याद कैसे रखे? देखो एक्स बी की फॉर्म में चाहिए, तो पहले तो आएगा पी नोट ए, क्या आएगा? फिर पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, और एक्स ए की फॉर्म में चाहिए तो पहले आएगा पी नोट बी, फिर यहाँ पी नोट ए माइनस, आगे बात समझ में? इसे कोई दिक्कत है इन इक्वेशन में? पक्का? अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? अब ग्राफ कैसे बनाए? तो ग्राफ समझो ध्यान से। आपको पता है पी नोट बी ग्रेटर देन होता है पी नोट ए, या फिर पी नोट बी लेस देन होगा पी नोट ए। दो सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कौन बड़ा कौन है छोटा। एक बड़ा होगा तो एक है छोटा, एक बड़ा होगा तो एक है, क्योंकि दो कांस्टेंट में से कोई तो बड़ा कोई तो छोटा। मैंने पहले मान लिया पी नोट बी बड़ा है पी नोट ए से, पी नोट बी बड़ा है, और मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में वाई एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर, क्या लिया? एक्स एक्सिस पे ली मोल फ्रैक्शन, क्या ली बेटा? मोल फ्रैक्शन है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स से 1 है, एक्स से कितना है? और आपको पता है मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है? 1। तो अगर एक्स से 1 है तो एक्स भी कितना होगा? 0। और यहाँ एक्स से 0 है तो एक्स भी कितना होगा? 1। तो मैं एक तरह से दो ग्राफ को मर्ज कर रहा हूं। दो ग्राफ को क्या कर रहा हूं? मर्ज। अब एक तरह से देखा जाए तो एक्स से यहाँ 0 है, तो सॉल्वेंट का ओरिजिन कहां पर है? यहाँ पे। और सोल्यूट का ओरिजिन कहां है? यहाँ पे। अब अगर मुझे पता है सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसमें मुझे पता है पी ए किसके बराबर है? पी नोट एक्स से, अभी हम पढ़ के आए थे। अब पी ए क्या है? कि सर पी ए वेपर प्रेशर है। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर को आपने कहां पे लिया है? वाई एक्सिस पे। कहां पे लिया है? नेक्स्ट वन है एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन को आपने कहां लिया है? एक्स एक्सिस पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए की जगह क्या लिख सकता हूं? वाई। पी नोट ए, पी ए इक्वल टू पी नोट एक्स ए, तो पी ए की जगह क्या लिखूंगा? वाई। एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू, और वाई इक्वल टू एम एक्स क्या है बेटा? ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन से जाने वाली, और अगर ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन मतलब सॉल्वेंट का ओरिजिन तो यहाँ है, तो ऐसी आएगी बेटा। अरे बोलो, तो इसका मतलब एक्स से यहां से लेके यहां तक आएगी, और ये ओरिजिन से जाने वाली क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। क्या आ गई बेटा? क्या बात सबको समझ में आई बेटा? अरे बोलो, अगला देखो, यहां तक सबको क्लियर है? ये ओरिजिन से जाने वाली क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, अब नेक्स्ट वन तुमसे जो क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे। पीबी इक्वल टू क्या है? पी नोट बी एक्स बी। पीबी क्या है? अरे बोलो भाई, पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब है तो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप कहां लेते हो? वाई एक्सिस पे। पी नोट भी क्या है? कांस्टेंट। एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है? एक्स एक्सिस। तो एक तरह से ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x को, तो ये भी y इक्वल टू mx की इक्वेशन है, और y इक्वल टू mx की इक्वेशन है, लेकिन ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन सॉल्यूट का यहां पर है, तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा? अरे बोलो, बोलो, कोई दिक्कत है? तो ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? सॉल्वेंट का। ये ग्राफ किसका हो गया? सॉल्यूट का। किसका हो गया? तो अगर ये ग्राफ सॉल्वेंट का, ये ग्राफ किसका है? सॉल्यूट का। क्लियर है? तो आपको पता है हमें चाहिए सॉल्यूशन का। किसका चाहिए? तो सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ग्राफ में हमें, अभी आप तो पढ़ के आए हो, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी। तो क्या मैं पी सॉल्यूशन को ऐसे, ये इसको अपन ने सोल्व करके यही बनाया था बेटा, ये और ये सेम बात है। पी सॉल्यूशन क्या है बेटा? वाई एक्सिस। क्या है बेटा? ये इंटरसेप्ट सी, ये स्लोप एम, और एक्स भी क्या है? मोल फ्रैक्शन, तो इसको मैं एक्स लिख सकता हूं। तो क्या एक y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की इक्वेशन ड्राइव हो रही है? किसकी इक्वेशन हो रही है? y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। सी क्या? इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या है? पी नोट ए,
और ये एक कैसी लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन होगी, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ कैसा आएगा, अरे बोलो। तो अगर इनको मैं वापस बनाऊं तो यही ग्राफ था बेटा अपना, अरे बोलो। कोई दिक्कत? तो ये अपने पास ग्राफ है पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी, और वो ग्राफ भी। अब ये और ये ग्राफ में अंतर क्या है, किससे इतना अंतर है, इसमें आपने पी नोट ए को क्या माना था बेटा, छोटा, क्या माना था, पी नोट बी को क्या माना था, बड़ा, तो ग्राफ ऐसा आया। और अगर मैं उल्टा मानता तो ग्राफ कैसा आता, ऐसा, अरे बोलो। और आप क्या बढ़ा रहे हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ है। तो अब देखो इस ग्राफ में पूछता स्लोप, इस वाले ग्राफ में बताओ इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, इसका स्लोप है, इसका स्लोप है पॉजिटिव, इसका स्लोप, इसको स्लोप बताओ बेटा कैसा है, नेगेटिव, इसका, इसका। अब तुम खुद सोचो, अगर सोल्यूट को मोल, सोल्यूट डाल रहा हूं तो सोल्यूट के अमाउंट बढ़ाने पे टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ग्राफ आएगा सॉल्यूशन का। अगर सोल्यूट का प्रेशर डालने पे टोटल प्रेशर घट रहा है तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। अरे बोलो, ये क्वेश्चन पूछता है बेटा स्लोप का ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन बड़े आसान आसान से आते हैं। फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इफ n ब्यूटेन एंड n पेंटेन आर मिक्स्ड, n ब्यूटेन एंड n पेंटेन आर मिक्स्ड, क्लियर है। n ब्यूटेन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाय 58% बाय मास, 58% है। और आपको दिया हुआ है पी नोट बी मतलब ब्यूटेन, पी नोट पी मतलब है पेंटेन का प्योर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब देखो इसमें आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन टर्म आनी चाहिए। अब ये कंसंट्रेशन टर्म तो ये सबको आनी ही चाहिए, मोल में पढ़ाते हैं बने ना। तो परसेंटेज W बाई W क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल टू कितना है, 58। तो जब भी एक हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, क्या चाहिए, डीवी क्या है, W बाई W। तो हमने क्या किया, W, ऐसा जब भी आ जाए एक कंसंट्रेशन टर्म देके दूसरी पूछे तो हमने मान लिया W सॉल्यूशन है वो 100 है, कितना है, अगर W सॉल्यूशन 100 है, और हमें यही क्यों माना, क्योंकि सॉल्यूशन इससे 100 से 100 कट जाए, तो हमने एज्यूम कर लिया W सॉल्यूशन 100, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। W सॉल्यूशन 100 एज्यूम किया तो 100 से 100 कट गया, तो सोल्यूट कितना आ गया, 58, और सोल्यूट 58 और सॉल्वेंट कितना आ गया, 42। तो क्या मैं सोल्यूट का वेट आ गया तो सोल्यूट के मोल निकाल सकता हूं, अगर सॉल्वेंट के मोल आगे मतलब एनबी के मोल आगे तो एनए के मोल निकाल सकता हूं। तो ब्यूटेन के मोल आगे, पेंटेन के मोल आगे, किसके मोल आगे, अरे इनके मोल आगे। तो आपको पता है पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्सबी। एक्सबी क्या है, ब्यूटेन, क्या है बेटा। तो आपको बेटा ए का मतलब समझ में आ गया, ए किसको मान लो आप, पेंटेन को, किसको मान लो, बी किसको मान लो, ब्यूटेन को। तो क्या ब्यूटेन की मोल फ्रैक्शन आ सकती है, अगर टोटल मोल पता है तो, ब्यूटेन के मोल पता है, पेंटेन के मोल पता है, तो टोटल मोल आ जाएगा, टोटल मोल से क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी। अब अगर मोल फ्रैक्शन आ गई तो एक्स भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और अगर एक्स भी आ गया और ये तो हमें दिया है वही, तो क्या पी सॉल्यूशन आ जाएगा, अरे बोलो। नेक्स्ट वन है ए एंड बी फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन, ए एंड बी फॉर्म में, ए टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ए टेम्परेचर है ऑफ सॉल्यूशन इज 1 atm, तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 atm, क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, और ए और बी की क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन। तो आप चाहे जो फॉर्मूला यूज कर लो, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको पता है पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, यही होता है बेटा। क्या आपको पी सॉल्यूशन पता है बेटा, 1 atm, पी नोट ए और पी नोट बी गिवन है। अब ये दिए में एमएमएचजी में, ये दिया एटीएम में, तो क्या पहले से एटीएम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एमएमएचजी में। तो हमें पी सॉल्यूशन पता है, हमें पी नोट ए पता है, हमें पी नोट भी पता है, तो क्या एक्स भी निकाल लोगे, और जे एक्स भी आ जाएगा तो एक्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होता है, 1। क्या बात समझ में आई बेटा सबको, किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन, फॉर्म में ए टेम्परेचर टी, ए टेम्परेचर ए, इफ टोटल प्रेशर, इफ टोटल ए of solution, if total pressure of a solution followed by the following equation, P solution equal to 190 plus a 250 XA। अरे बोलो, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। तो आपको पता है P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, P नोट बी प्लस P नोट ए माइनस P नोट बी XA। कि सर आपने ये वाली इक्वेशन यूज क्यों की, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को देख के समझ में आता है कि P सॉल्यूशन की एक इक्वेशन तो ये है P नोट ए XA प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्या ये इससे कंपेयर हो सकती है क्या, नहीं, ये सिर्फ एक्स ए में।
दूसरे पी सॉल्यूशन के अभी मैं पढ़ के आया था, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, क्या इससे कंपेयर हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन इसी के दूसरे है पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए, क्या इससे कंपेयर किया जा सकता है इन दोनों को? और अगर मैं कंपेयर करूं तो साफ साफ दिख रहा है पी नोट बी कितना है 192, और मुझे ये भी दिख रहा है पी नोट ए माइनस पी नोट बी कितना है 250। तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी 250 और पी नोट बी डायरेक्ट 192 पता है, तो क्या पी नोट ए आ जाएगा? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट ए और वेपर प्रेशर और वेपर ए एट एनी पॉइंट डी, एट एनी पॉइंट ए डी फॉर गिवन ग्राफ। इस पॉइंट डी पे वेपर प्रेशर निकालना, तो इस पॉइंट डी पे वेपर प्रेशर जो होगा वो यही होगा जो एडी होगा। अब देखो बेटा एडी किस किस के सम के बराबर है, ध्यान समझो बेटा कि जो पीडीपी सॉल्यूशन बता रहा है वो कहता है ये बराबर है डी से सी के सम, फिर क्या लिखा है सी से बी के सम, और फिर बी से मतलब ए से बी का सम। तो ये तो मैथमेटिकली एकदम सही है क्योंकि ये तो टोटल प्रेशर है भाई। ये सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन की इक्वेशन है, पी सॉल्यूशन की इक्वेशन में किसी डी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो यही होगा। अरे बोलो। इसके बाद कहता है कि जो पी सॉल्यूशन है वो डीसी, डीसी रहा और 2bc के सम के बराबर, दुगने के सम के बराबर है, तो हम नहीं कह सकते। अगला लिखा है 2ab, दो बार ab और bc के सम के बराबर है, तो हम नहीं कह सकते। पर ये एकदम सही है, कहता है c से d, c से d, c से d और b से d के सम के बराबर है, b से। सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि c से d का जो ग्राफ, ये वाला ग्राफ है, ये किसका है? सोल्यूट का। किसका है बेटा? और C से D का ग्राफ किसका है? सॉरी सॉल्वेंट का। किसका है बेटा? सॉल्वेंट का। तो C से D का जो प्रेशर होगा क्या वो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा? क्योंकि सॉल्वेंट का ग्राफ होगा तो सॉल्वेंट का होगा। और D से B का जो होगा वो किसका होगा? सोल्यूट का। किसका होगा? तो ये क्या है? PA और ये क्या है? PB। और PA प्लस PB का सम क्या होता है? P सॉल्यूशन। तो ये ग्राफ किससे आया? देखो ये सोल्यूट का प्रेशर हो, सॉल्वेंट का होगा क्योंकि सॉल्वेंट ग्राफ को काटा है, सोल्यूट का ग्राफ को काटा है, तो किसका ग्राफ प्रेशर होगा? सोल्यूट का। और सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट क्या होगा? P सॉल्यूशन क्या होगा? क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो। नेक्स्ट वन है वेपर प्रेशर ऑफ इमिजिबल लिक्विड। इमिजिबल लिक्विड मतलब जो आपस में घुलते ही नहीं, जो आपस में घुलते ही, और जो आपस में घुलते ही नहीं है तो सिंपल सी कहानी उनकी अगर हम बात करें तो इनका सीधा सीधा याद रख लो चाहिए कि उनका पी सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? पी नोट ए प्लस ए पी नोट बी। पी सॉल्यूशन हमेशा किसके बराबर होता है? पी नोट ए प्लस ए पी नोट बी। अरे बोलो। और पी नोट ए अपॉन पी नोट बी क्या होता है बेटा? मोल ऑफ ए गैस। सीधा याद रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है? 1 क्या होती है? तो इमिसिबल लिक्विड का पी सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? पी नोट ए प्लस पी नोट बी। जो अभी हम पढ़ के आए वो किसके लिए पढ़ के आए? इमिसिबल के लिए पढ़ के आए। किसके लिए पढ़ के आए? इमिजिबल के लिए। और जो इमिजिबल है उनके लिए हम क्या बोलेंगे? पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए प्लस ए। कि सर ऐसा क्यों? ये तो याद कराना, तो एक बात होगी कि पी सॉल्यूशन हमेशा इमिजिबल आ जाए तो पी नोट ए प्लस पी नोट बी का सम क्या होता है? पी सॉल्यूशन। कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा हम जो मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, जैसे हम करते हैं मोल फ्रैक्शन, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हम क्या लिखते हैं? ए के मोल क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाय टोटल मोल इसी के सॉल्यूशन के, टोटल मोल इसी के सॉल्यूशन के, जो इसका सॉल्यूशन है जो इसमें घुला हुआ है उसके मोल उसके। तो ये तो आपस में घुले हुए नहीं है, ए और बी आपस में घुलते ही नहीं है। इमिसिबल का मतलब यही हुआ। तो ए की मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इसी की सॉल्यूशन के। तो ये तो बी तो इसके सॉल्यूशन में आता ही नहीं है क्योंकि इसमें घुला हुआ है। तो टोटल मोल ए के डिवाइड बाय खुद के मोल, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 1। बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? बी के मोल डिवाइडेड बाय इसी का सॉल्यूशन। ए तो इसके सॉल्यूशन में आता ही नहीं है, अगर आता तो भूल जाएगा। तो आता ही नहीं, इसका मतलब खुद की टोटल मोल क्या है? खुद के मोल है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 1। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट ए प्लस ए पी नोट बी। और जो इनके वेपर प्रेशर का रेशियो होता है वो इनके किसका रेशियो होता है? मोल का रेशियो। और मोल का रेशियो तो तुम्हें वेट का रेशियो आ जाएगा। अरे बोलो। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एंड राउट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एंड, अब इसे समझो बेटा कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्या है? इसको समझने के लिए भी राउट्स तो हमने पढ़ लिया, डाल्टन समझ लो। क्या समझ लो? डाल्टन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। डाल्टन क्या है बेटा? देखो ध्यान से, यहाँ पे गैस है, एक गैस है जिसकी मोल फ्रैक्शन y है, दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन y भी है। तो आपके पास दो गैस है। कितनी गैस है? दो गैस है। और गैसों के मोल फ्रैक्शन क्या है? एक का y है और एक का yb। एक का मोल फ्रैक्शन कितना है? y है, दूसरे का क्या है? yb। एक की मोल फ्रैक्शन y है, एक की। और इन गैसों का टोटल प्रेशर PS है। कितना है बेटा? तो गैस A का प्रेशर P है, गैस B का प्रेशर है PB, और ये Y और YB क्या है? गैस के मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन है? तो टोटल प्रेशर P सॉल्यूशन चाहिए। टोटल प्रेशर क्या चाहिए? टोटल प्रेशर P सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मैं कहूं A का प्रेशर बताओ, B का प्रेशर बताओ,
तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने कहा था कि विश्वजीत, आयरवान और यश, इन लोगों से हमने चंदा इकट्ठा किया, इसका 7/10, इसने 2/10, इसने 1/10, टोटल रुपए का ये दिया और टोटल रुपए 1000 है। तो टोटल पता है तो विश्वजीत के पैसे कैसे आएंगे? टोटल इंटू विश्वजीत का फ्रैक्शन, टोटल इंटू आयरवान का फ्रैक्शन, टोटल इंटू यश का फ्रैक्शन। तो सेम कहानी बेटा वही तो है, टोटल प्रेशर पता है, उस टोटल प्रेशर में फ्रैक्शन ए का वाई है, तो गैस ए का प्रेशर क्या होगा? पीएस इंटू वाई है, गैस बी का क्या होगा? पीएस इंटू वाई बी। और ये सब हम गैस स्टेट में पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ क्या पढ़ते हैं? ये गैसों का है कि दो अगर गैसों का मिक्सर है, गैसों के मिक्सर में गैसों का टोटल प्रेशर पता है, तो टोटल प्रेशर को किसी गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पे उस गैस का प्रेशर आ जाता है। उस गैस का क्या जाता है? तो टोटल प्रेशर, टोटल है प्रेशर को उस गैस के प्रेशर से फ्रैक्शन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो। तो सेम कहानी है बेटा यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन से राउट्स लो। तो डाल्टन और राउट में मैंने कहा कि आपके पास एक कंटेनर क्या है बेटा? उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? अगर वो सॉल्यूशन भरा हुआ है तो सॉल्यूशन में जो ए है, एक्स है, वो क्या है बेटा? ए सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। और जो एक्स बी है वो क्या है? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में। एक्स से क्या है? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में। एक्स बी क्या है? सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है लिक्विड में। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट उड़ेंगे, उड़ेंगे तो ऊपर भी इनके वेपर बनेंगी। और हमने कहा कि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन गैस में वाई है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन गैस में वाई बी। तो हमें वाई और वाई भी पता है, पर ये किसकी मोल फ्रैक्शन है? गैस में। किसमें? ये किसमें है? लिक्विड में। अब अगर मैं राउट्स लॉ लगाऊं तो राउट्स ने हमें कहा था कि अगर यहाँ पे जो गैस ए है उसका प्रेशर पी ए किसके बराबर होगा? पी नोट एक्स है। तो राउल्ट ने क्या देखा? लिक्विड की मोल फ्रैक्शन देखी और उससे बनी हुई वेपर का क्या बता दिया? वेपर प्रेशर क्या बता दिया? इसी तरह वाई पी बी, तो कहा कि गैस जो सोल्यूट बी है उसका वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूट में लिक्विड की मोल फ्रैक्शन देख के उसने बता दिया। अरे बोलो, उसने देखा ही नहीं गैस को, उसने कह दिया मैं लिक्विड को देख के बता दूंगा गैस का प्रेशर। अरे बोलो। पर अगर मैं राउल्ट देखूं तो राउल्ट ने डाल्टन ने क्या कहा था कि गैस का मोल फ्रैक्शन वाई है, गैस का मोल फ्रैक्शन वाई बी, टोटल प्रेशर पीएस। तो अगर मैं नीचे भूल जाऊं तो आपको नहीं दिख रहा कि दो गैसों का मिक्सर है, तो गैस ए का प्रेशर क्या होगा? पीएस इंटू वाई है, पीएस इंटू। अब डाल्टन ने क्या देखा? गैस की फ्रैक्शन देखी। किसकी फ्रैक्शन देखी? गैस की मोल फ्रैक्शन देख के गैस का प्रेशर बताया। राउल्ट ने क्या किया? लिक्विड की मोल फ्रैक्शन देख के गैस का प्रेशर बताया। बताया तो सेम ही गैस का है, तो दोनों बातें क्या है? सेम। क्या है बेटा? और अगर दोनों बातें सेम है तो पी अपॉन ए पी बी। अगर मैं प्रेशर का रेशियो लूं तो इसके हिसाब से क्या आएगा? पी नोट ए एक्स ए अपॉन पी नोट बी एक्स ए। अगर इसके हिसाब से लूं तो पीएस तो पीएस कट जाएगा, क्या आएगा? वाई अपॉन ए। अब हमारे लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? कि आपसे कभी भी लग जाएगी क्वेश्चन तो सॉल्यूशन चैप्टर का है और मोल फ्रैक्शन वेपर का पूछा है, मोल फ्रैक्शन है या वेपर का देखिए लिक्विड का पूछा है, वेपर का देखिए, तो आप सीधा याद रखो पी नोट एक्स अपॉन पी नोट बी इक्वल टू वाई अपॉन ए। अब एक्स और एक्स बी का सम है 1 और वाई और वाई बी का सम है। सर सबका सम 1 नहीं होगा, मैं नहीं, ये अलग पेज की है, ये अलग है। इनके से मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, इनकी मोल फ्रैक्शन सम है। अब कितने अननोन है? 1 2 3 4। कितने अननोन है? तो आपको कोई दो देके कोई दो पूछ लेगा, कोई दो देके कि सर कैसे? अगर एक्स से दिया हुआ है तो एक्स भी तो अपने आप ही दिया हुआ है, और अगर वाई ये पूछना है तो वाई बी की जगह 1 माइनस वाई ये लिख सकते हो। अरे बोलो। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, फाइंड आउट है इन वेपर फेज, इन वेपर है फेज if equal mole of A and B present, if equal mole of A present in liquid, अगर A और B के इक्वल मोल प्रेजेंट है, A और B के, तो आपको पता है बेटा कि P नोट A 100 दिया है, P नोट B 200। तो अगर A और B के इक्वल मोल है तो टोटल मोल में मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं A के मोल 1, B के मोल है 1, तो XA कितना आएगा? हाफ, XB कितना आएगा? हाफ। तो आप सीधा क्या लिखोगे? P नोट A XA अपॉन P नोट B इक्वल टू वाई ए, और वाई बी क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वाई ए। पी नोट ए कितना दिया? 100, पी नोट बी कितना दिया? 200। अगर लिक्विड में मोल फ्रैक्शन इक्वल है, सर मोल इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगी? सेम, तो ये तो कट जाएगी। इक्वल टू क्या जाएगा? वाई ए अपॉन ए 1 माइनस वाई ए, तो ये क्या जाएगा? 1/2 इक्वल टू वाई ए अपॉन 1 माइनस ए वाई ए। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? वाई ए इक्वल टू 1/3। वाई ए कितना आ जाएगा? अरे बोलो। और y 1/3 आ गया तो y भी कितना आ जाएगा? 2/3। सोल्व कर रखा है।
अरे बोलो, अपन तेजी से पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, ताकि आ जाए समझ में। अब अपने पास आता है डिस्टिलेशन। क्या आता है बेटा? डिस्टिलेशन क्या होता है कि आपके पास, ये अपन लैब में भी पढ़ा था अभी, क्लियर। डिस्टिलेशन क्या होता है? आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक वोलेटाइल लिक्विड है, क्या है बेटा? दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, दूसरा क्या है? मैं इसे हीट करूंगा, क्या करूंगा? जैसे मैं हीट करूंगा तो वोलेटाइल उड़ेगा, उड़ के दूसरे कंटेनर में जाएगा, वहां में कंडेंस कर लूंगा तो वोलेटाइल पोर्शन इधर रह जाएगा, नॉन वोलेटाइल इधर रह जाएगा। यह दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा। तो जो कम उड़ता है वो इधर रह जाएगा, ज्यादा वाला इधर आ जाएगा। अरे बोलो। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इज ए वोलेटाइल एंड अदर वन इज ए नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट वन है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। क्या है बेटा? व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल, बोथ कंपोनेंट आर ए बट वन इज मोर वोलेटाइल, वन इन ए, मतलब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर है। नाउ तब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ध्यान से समझना क्या होता है। मैंने कंटेनर लिया, उसमें XA और XB के मोल फ्रैक्शन थे। XA और XB क्या थे? मोल फ्रैक्शन। किसके? लिक्विड के। किसके थे? मैंने गर्म किया तो इसका कुछ पोर्शन उड़ा, उड़ने पे जो वेपर बनी उसका नाम रख दिया YA डैश और YB डैश, पहली वेपर बनी। फिर मैंने क्या किया, सारी वेपर को ले जाके इधर कंडेंस कर दिया। इधर क्या कर दिया? रोका, और जितनी थी सारी को कंडेंस कर दिया। तो सारी वेपर को कंडेंस किया तो जितनी वेपर यहां थी उतनी वेपर लिक्विड में चलेगी। तो क्या वेपर के मोल फ्रैक्शन भी वही हो गए जो गैस के थे? अरे बोलो। यहाँ जो गैस थी उसका जो मोल फ्रैक्शन था, क्योंकि जितने मोल यहाँ थे उतने मोल यहाँ, तो इस जो यहाँ लिक्विड बना उसके मोल फ्रैक्शन और यहाँ जो वेपर थे उसके बराबर है। फिर मैंने गर्म किया, फिर मैंने क्या किया, सारे लिक्विड को गर्म नहीं किया, कुछ को गर्म किया, तो फिर से वेपर बनी, और जो यहाँ वेपर बनी उसका नाम रख दिया YA डबल डैश YB। अरे बोलो। फिर इस सारी वेपर को ले जाके अगले कंटेनर में कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया? और जैसे अगले कंटेनर में कंडेंस कर दिया तो जो नई लिक्विड बना उसकी मोल फ्रैक्शन और इस वेपर की मोल फ्रैक्शन सेम है। अरे बोलो। यहां जो वेपर बनी फिर उसको फिर से गर्म किया थोड़ा सा, तो यहां जो वेपर बनी उसका नाम रख दिया YA ट्रिपल डैश YB। अरे बोलो। और यहां वाले सारे वेपर को ले जाके कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया? तो इस लिक्विड की और इस वेपर की मोल फ्रैक्शन सेम है। अरे बोलो। उसके बाद जो यहां वेपर बनी उसको गर्म किया, तो यहां जो वेपर बनी उसका नाम रख दिया YA ट्रिपल डैश YB ट्रिपल डैश। अरे बोलो। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पहले कंटेनर को देखूं तो इसके लिए अगर हम राउल्ट्स लॉ लगाए और डाल्टन्स लगाए तो क्या लिख सकता हूं? P नॉट ए XC अपॉन P नॉट B इक्वल टू पहली वेपर YA डैश अपॉन ए YB डैश। यही था कि P नॉट ए अपॉन XA P नॉट B XB। अब मैं यही चीज दूसरे कंटेनर में जाऊं, किसमें जाऊं बेटा? इस वाले में। तो इस वाले कंटेनर के हिसाब से इसके लिक्विड की मोल फ्रैक्शन क्या है? YA डैश YB डैश, और वेपर की क्या है? YA डबल डैश YB डबल डैश। तो इसके लिए राउल्ट और डाल्टन लगाऊं तो क्या आएगा? P नॉट ए YA डैश P नॉट B इक्वल टू YA डबल डैश YB। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ू मैं तो मुझे पता है YA डैश और YB डैश ये होता है। अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, इस YA डैश और YB डैश की वैल्यू, तो सोल्व करने पे ये आएगा। क्या है बेटा? P नॉट ए अपॉन P नॉट B का स्क्वायर XA अपॉन ए इक्वल टू YA डबल डैश YB। अब इस तीसरे वाले कंटेनर के लिए मैं लिखना चाहूं तो इसके लिए लिक्विड की मोल फ्रैक्शन ये और गैस की क्या है ये, तो मैं क्या लिखूंगा? P नॉट ए अपॉन P नॉट B YA डबल डैश YB इक्वल टू YA ट्रिपल डैश YB। अब मुझे पता है YA डबल डैश YB डबल डैश, ये उठा के यहां रखूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा। ये आ गया बेटा आपके पास फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम क्या समझे कि जो पहली बार वेपर बनी तब फॉर्मूले में देखो P नॉट ए अपॉन P नॉट B XA अपॉन XB। जब दूसरी बार वेपर बनी तो यहाँ स्क्वायर हो गया, बाकी सेम हो गया। जब तीसरी बार वेपर बनी तो यहाँ क्या हो गया? क्यूब। तो जब चौथी बार वेपर बनी तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। बाकी फॉर्मूला सेम है। तो आप सीधा याद रखो कि P नॉट ए अपॉन XA P नॉट B अपॉन ए XB इक्वल टू YA अपॉन ए। और यहां ध्यान रखो अगर पहली वेपर है तो यहाँ 1, यहाँ दूसरी वेपर है तो यहाँ 2, और तीसरी वेपर है तो 3, चौथी वेपर है तो 4। बाकी डेरिवेशन से कोई काम है। जैसे ए सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए सॉल्यूशन ऑफ ए 1 मोल ऑफ ईच, 1 मोल ऑफ ए वेपराइज, पहले उसे क्या किया गया? एंड कंडेंस, एंड ए द कंडेंस लिक्विड अगेन वेपराइज, अगेन ए एंड कंडेंस, एंड कंडेंस। अरे बोलो। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ फाइनल लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने कहा ए और बी था, इसकी वेपर को उड़ाया गया, फिर जो वेपर थे उसे कंडेंस किया तो ये लिक्विड बना। इस लिक्विड को
फिर से क्या किया, वेपराइज क्या किया, और फिर क्या किया, कंडेंस। इसकी मोल फ्रैक्शन बताओ, इसकी क्या बताओ, तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो सेकंड वेपर की मोल फ्रैक्शन होगी। तो आपका फॉर्मूला सीधा क्या हो गया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू वाई अपॉन वाई बी। तो सेकंड वेपर की चाहिए, तो यहां पर भी क्या कर दिया, स्क्वायर क्या कर दिया, पी नॉट ए पता है, पी नॉट भी पता है, और एक्स और एक्स बी, ए का मोल 1 था, बी का मोल 1 था, तो एक्स और एक्स बी क्या बेटा, हाफ हाफ, दोनों लिक्विड हाफ हाफ थे। मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिए, पी नॉट और पी नॉट बी को सोल्व किया, तो मेरे पास इस कंटेनर में वाई ए डबल डैश कितना आया, 1/5, और वाई बी डबल डैश क्या आया। तो क्या यहाँ पे दोनों बराबर बराबर थे, तो क्या यहाँ वाई और वाई बी सेपरेट होने लग गए, वाई बी बढ़ गया, वाई बी, ऐसा मैं 5-10 बार कर दूं तो लास्ट कंटेनर में सिर्फ क्या बचेगा, वाई बी, क्या बचेगा, कि सर हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाई बी बचेगा कि वाई ए, हम अचानक कैसे बता सकते हैं। आपको देख लो, ए का प्रेशर 100 है, बी का प्रेशर 200 है, बी का वेपर प्रेशर 200 है, इसका मतलब बी की वेपर ज्यादा बनती है, तो बी ज्यादा वोलेटाइल है, बी क्या है, तो जो ज्यादा वोलेटाइल है लास्ट कंटेनर में वही ज्यादा बचेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अबव प्रोसेस कैरिड आउट फॉर 1000 टाइम, कितनी बार की जाए, देन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन इन फाइनल लिक्विड, मोल फ्रैक्शन इन्हें, तो आपको पता 1000 टाइम किया गया, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी की पावर 1000, एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू वाई ए 1000 माइनस वाई ए 1000। अरे बोलो, तो ये मैंने, ये कितना है 100, ये कितना है 200, तो ये 1/2 की पावर 1000, ये क्या आ गया, वाई 80,000, नीचे आ गया 1 माइनस वाई 80,000। अब इसको मैंने सोल्व आउट किया, क्या किया बेटा, सोल्व आउट करने पर लास्ट में ये आया बेटा कि जो वाई है 80,000 वो 1/2 की पावर 1000 है, और 1/2 की पावर 1000 बहुत बड़ा नंबर है, तो वाई 80,000 मतलब 1000 टाइम वाला कंटेनर होगा, उसमें वाई क्या है, नेग्लिजिबल, क्या हो गया, नेग्लिजिबल। अरे बोलो, तो वहां सिर्फ क्या बचेगा, वाई बी, क्या बचेगा, क्या किसी को कोई दिक्कत है। इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल सा बात आती है, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म ऑफ ए, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको बहुत सिंपल सा है कि आपको पता है पी ए किसके बराबर है, किसने कहा, राउट ने, पी ए किसके बराबर है, पी सॉल्यूशन इनटू वाई ए, किसने कहा, डाल्टन ने। तो क्या मैं यहां से एक्स ए की वैल्यू उठा के लिख सकता हूं, एक्स ए क्या आएगा बेटा, पी सॉल्यूशन वाई ए अपॉन ए, पी नॉट ए, और अभी आप पढ़ के आओ पी सॉल्यूशन, ये इक्वेशन होती है बेटा, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू यहां रख दूं तो कोई दिक्कत है। अब मैं क्या किया, यहां रखा, अब पूरी इक्वेशन को पी सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, तो 1 माइनस पी नॉट बी पी सॉल्यूशन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी पी सॉल्यूशन कट गया, वाई अपन पी नॉट ए आ गया। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को उधर भेज दिया, क्या भेज दिया, तो पी नॉट बी अपन इसको इधर लिया है, इसको उधर भेज दिया, कुछ ये बना। अब पूरी इक्वेशन को पी नॉट बी से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, तो जैसे पूरी इक्वेशन को पी नॉट बी से डिवाइड किया तो 1 अपॉन पी सॉल्यूशन 1 अपॉन पी नॉट बी, और यहाँ पी नॉट ए डॉट पी नॉट बी आ गया। अब जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पी नॉट ए से पी नॉट ए कट जाएगा, पी नॉट बी से पी नॉट बी, ये इक्वेशन आएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 अपॉन पी सॉल्यूशन इक्वल टू 1 अपॉन पी नॉट बी माइनस 1 अपॉन पी नॉट बी माइनस 1 अपॉन पी नॉट ए। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई पी सॉल्यूशन और ए वाई, ये मेरी रिलेशन, किस में रिलेशन आ गया, कि सर मैं याद कैसे करूं, मैं कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, तुझे ये याद है, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी सॉरी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, अरे याद है ना, बस उसी को कर, पी सॉल्यूशन को लिख दे 1 अपॉन पी सॉल्यूशन, पी नॉट बी को लिख दे 1 अपॉन पी नॉट बी, पी नॉट ए को क्या लिख देगा 1 अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट बी को लिख दे 1 माइनस पी नॉट बी, बस एक्स ए की जगह ऊपर वाई ए लिख दे, एक्स ए की जगह लिख दे। जैसे अभी तुम पढ़ के आए हो बेटा, पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस ए एक्स बी। अब मैंने कहा इसको लिखना हो तो 1 अपॉन पी सॉल्यूशन 1 अपॉन पी नॉट ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए, बस एक्स बी की जगह ऊपर वाई भी रहेगा, ये पलटी में नहीं आएगा। जैसे अभी आप पी सॉल्यूशन की इक्वेशन लिख के आए थे, इसको लिखना हो तो 1 अपॉन पी सॉल्यूशन 1 अपॉन पी नॉट ए एक्स की जगह वाई, 1 अपॉन पी नॉट बी एक्स बी जगह, ये बात समझ में आई बेटा। इसके आगे वाला क्वेश्चन तुम्हारे को ज्यादा खास आता हुआ था, अरे बात समझ, यहां तक आना चाहिए, अरे बोलो पक्का। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से तो भी छोड़ देंगे, रिवीजन क्लास में इतना जरूरी नहीं है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, इससे रट्टा मार के आना, कोलिगेटिव पहले से पढ़ के आना, क्योंकि रिवीजन क्लास में ये नहीं होता ना कि मैं लाला लोरी करूंगा, बहुत तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है।
अरे बस में रिवीजन का मतलब आपको मोटा छोटा मोटा तो आता ही है। मेरा ये उम्मीद मत करो मैं छोटे मोटे पे जाएंगे, छोटा मोटा तो आता है, बस मैं तो एक बार सारा रिकॉल करवा रहा हूं, तो छोटे मोटे छूटेंगी। ठीक है, पर मैं नोट्स की जितना लिखा है सारा पढ़ा रहा हूँ, नोट्स में जो लिखा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो अपन कहानियां सुनाते हैं वो तो आपको खुद से देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी, इसे रट्टा मार के आना अच्छे से।